professors and respected audience. Is it okay if I speak in Hindi and English mix? Yes. मैं हिंदी में बोलूँ चलेगा? Yes. हाँ। Okay. आप में से ऐसा कोई है जिनको हिंदी समझ में नहीं आता होगा? Is there anyone who doesn't understand Hindi? I don't think so. All will understand. विषय है कि इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम झारखंड। मेरा भारत में आना ही कम रहा था लास्ट 35 ईयर्स में। झारखंड एक दो बार आया हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा तो उसका मन है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आजकल मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, जिसका नाम है गूगल यूनिवर्सिटी और यूट्यूब यूनिवर्सिटी। दुनिया में हम सब लोग इस यूनिवर्सिटी का फ़ायदा लेते हैं। इससे बढ़कर आज तक ह्यूमैनिटी में कोई बड़ा यूनिवर्सिटी नहीं आया है। जो विषय चाहिए आप उसमें से ढूंढ निकाल सकते हो। थोड़ा आप कोशिश करेंगे तो पता चल जाएगा कि फेक न्यूज़ कैसे निकालना और असली न्यूज़ को कैसे पढ़ना। थोड़ा सा अभ्यास चाहिए, बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको ज्ञान मिलता है। और फिर प्रवास करने वालों से बातचीत करते रहता हूँ, मैंने ऐसे ऐसे सुना है, इसके बारे में क्या आप लोग क्या सोचते हैं। तो झारखंड के बारे में मैंने कई लोगों से बातचीत भी किया था। अभी प्रत्यक्ष आया हूँ, आप लोगों से भी कुछ सीखने को मिलेगा। एक मुझे जो आश्चर्य किया है कि इसका नाम महाभारत के समय कर्क खंड था। मानते हो आप लोग? कर्क एक राशि है, एक इमेजिनरी लाइन है। कोई ज़मीन में आप देख नहीं सकते ऐसा एक लकीर खींचा हुआ है। लेकिन जब आज कम्युनिकेशन सब अच्छा हो गया है, दुनिया भर के लोग नॉलेज इधर से उधर जाता है। 100 साल में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबको पढ़ाया जाता है, सबको मानते हैं। ज्योग्राफी का एक विषय रहता है, एवरीबॉडी एक्सेप्ट्स। जो अभी मान्यता हुई है, ये हम लोगों ने 4000 साल पहले कैसे बताया? आज सेम थिंग, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो कर्क राशि हम कहते हैं, दोनों कोइंसाइड कैसे होता है? आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वज, पृथ्वी गोल है, भूगोल है बताया। इन 1600 1 फरवरी ब्रूनो नाम का एक साइंटिस्ट को उसके ऊपर रुई डालकर, कपड़े डालकर जिंदा जलाया था इटली में, बिकॉज ही सेड अर्थ इज राउंड। तो आज से 400-500 साल पहले तो वेस्टर्न वर्ल्ड को तो मालूम ही नहीं था अर्थ इज राउंड। उनको मालूम नहीं था कर्क राशि कुछ होता है। एंड हाउ वी कैन से कि इंडिया इज बैकवर्ड और झारखंड इज बैकवर्ड व्हेन यू सी कंपेयर आवर नॉलेज सिस्टम एंड एंशिएंट नॉलेज सिस्टम। अभी 2 मिनट प्रोफेसर साहब से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि हाँ, राजस्थान से आए हुए कुछ बंजारे लोग भी हैं। एक समय था वो गांव से गांव जाते थे और ये लोग के पास जो स्किल था उसको लोगों को फ़ायदा हो, इनके पास एक स्किल था, वो है स्टील टेक्नोलॉजी। इनके पास आयुर्वेदिक मेडिसिन, फिर फॉर्चून टेलिंग, ऐसे बहुत सारे स्किल थे। हम में से कम लोग जानते हैं कि ये लोग 2 करोड़ लोग यूरोप में आज है, और 1 दिन 2 दिन से नहीं, 1 साल 2 साल से नहीं, 1 सेंचुरी 2 सेंचुरी से नहीं, 1000 साल से यूरोप में बैठे हैं। आप में से कितने लोग जानते हैं कि हमारे भाई बंधु यूरोप में 1000 साल से 2 करोड़ लोग, आज 2 करोड़ है? कितने लोग जानते हैं आप में से? आप जानते हैं, बहुत अच्छा। कम से कम एक है मेरे लिए, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूँगा, नहीं तो फिर बोलने के लिए डर लगता है। बोलते हैं फेक न्यूज़ बहुत सारे चलते हैं, और एक फेक न्यूज़। जब मैं राजस्थान में था, जयपुर में एक बहुत बड़ा थिएटर है, उसको कहते हैं बिरला ऑडिटोरियम। और बिरला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम में वहाँ के गवर्नर, वहाँ के बहुत सारे मिनिस्टर्स वगैरह सब आए थे।
यूरोप से कुछ सिंगर्स आए थे, सिंगर्स और परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, डांसर्स वही आए थे और उनका परिचय मुझे कराना था। मैंने ऑडियंस को देखकर बताया कि राजस्थानी आदमी नहीं है ऐसा कोई एक जगह बताना। तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि यूरोप में नहीं होंगे, इधर नहीं होंगे वगैरह। फिर लोगों ने बताया नहीं तो मित्तल साहब तो वहाँ बैठे हैं वगैरह। फिर मैंने पूछा कि क्या कोई राजस्थानी वाइस प्रेसिडेंट बना है? तो उन्होंने बोला हाँ, भैरव सिंह शेखावत वाइस प्रेसिडेंट थे। क्या कोई राजस्थानी प्रेसिडेंट बना है? कि प्रतिभा पाटिल के पतिदेव जो है वो शेखावत है, वैसा नहीं कोई राजस्थानी आदमी राष्ट्रपति बना है क्या? तो बोले कि ऐसा तो अभी तक दिखता नहीं है। मेरे पास 3 नाम है। तो लोग आश्चर्य हो गए। मैंने बताया उनको कि एक राजस्थानी आदमी को एक बेटा अमेरिका में जन्म हुआ, उसकी पत्नी अमेरिकन थी। बेटे के जन्म के 1 महीने पहले एक एक्सीडेंट में उसका मृत्यु हो गया और बेटा का जन्म हुआ। बेटा को स्कूल में करेंगे तो उसका एक नाम रहता है, घर में बुलाने के लिए दूसरा नाम होता है। तो वहाँ की प्रथा के अनुसार बच्चे को बिल करके बुलाते थे। तो बच्चे को अलग स्कूल के लिए एक अलग नाम रखा था, विलियम नाम था उसका, लेकिन घर में बिल करके बुलाते थे। थोड़े जब बच्चा 4 साल का हुआ, उसकी माँ ने एक परिवार से शादी किया, एक नए व्यक्ति से। अब नाम बताऊंगा तो आपको कई आइडियाज आपके सामने दौड़ेंगे। जिस परिवार के साथ इस बिल की माँ का विवाह हुआ, वो परिवार का नाम है क्लिंटन। अब आपके दिमाग में क्या क्या आता है बताइए, आपने क्या सोचा इसके आधार पर? जैसे मैंने इतना बताया तो लोग एकदम जोरदार तालियां बजा रहे थे वहाँ। फिर मैंने उनको पूछा कि आप में से कितने लोग कहते हैं कि मैं और एक फेक न्यूज़ आपके सामने छोड़ा हूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। तो सब लोगों ने बताया कि ये तो हम इसके ऊपर हम विश्वास नहीं करते कि बिल क्लिंटन कोई राजस्थानी था। वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। आपको तो सत्य के ऊपर ही खड़ा रहना चाहिए, सत्यमेव जयते हमारा मोटो भी है। लेकिन एक प्रश्न का आप उत्तर दीजिए कि दुनिया का कोई भी राष्ट्रपति तो दिल्ली आता है, ये सब जानते हैं। बहुत सारे राष्ट्रपति आकर गए, जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर आज तक। उसमें से एक नाम बताइए जो वहाँ होने के बाद राजस्थान में आकर यहाँ एक दिन बिना एजेंडा के रहा है। सब लोग इधर देखेंगे, हाँ बिल क्लिंटन आया था इधर। कौन से गांव में आया था? वो नायला करके गया है। कितना दूर है यहाँ से? बोले कि यहाँ से 80 किलोमीटर दूर। कोई कारण तो होगा नहीं। कोई राष्ट्रपति अमेरिका का, द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वो यहाँ आता है दिल्ली के बाद, वो यहाँ के छोटे से गांव में आके, और उतना ही नहीं तो उसके साथ उसकी उस समय उसकी बेटी छोटी थी, वो 1 महीना पहले आके वहाँ रहती थी उसी गांव में, और वो घाघरा चोली सब पहनकर होली वगैरह सब खेल रही है। कोई तो कारण होगा कि नहीं? और मैं जो बता रहा हूँ जरा सोचिए। तो कि उसका नाम तो उसके बायोडेटा में ऐसा नहीं लिखा है, 20 साल के बाद आ जाएगा वो। क्योंकि आप इलेक्शन के समय जो लिखते हो, यू हैव टू स्टैंड बाई इट, और उसमें से करेक्शन होगा तो 20 साल के बाद होता है। वहाँ के जो कुछ कानून होता है हर देश का अपना। तो इसके पूर्वज राजस्थान से गए थे, लेकिन राजस्थानी लोगों को अभी पता चल रहा है। थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ना, वो आए, मेरे बगल में बैठे। मैंने बताया कि ये बात मैंने बताई। उन्होंने मेरे से बात करते हुए बताया कि हाँ, अटल जी ने मुझे ही कहा था इसके गांव तक उसको ले जाओ। तो दिल्ली से इसका नायला गांव तक मैं उसको लेकर गई थी। मैंने कहा आप स्टेज से बताओ सबको कि बिल क्लिंटन हैज़ हिज रूट्स इन राजस्थान, स्पेशली द बंजारा कम्युनिटी, एंड बंजारा कम्युनिटी इज़ देयर इन आवर स्टेट ऑल्सो। तो इसलिए एक कनेक्टिविटी है, आप मेहमान बनकर अमेरिका जा सकते हो, ऐसा एक रूट तैयार हो रहा है।
खैर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनका रूट राजस्थान, जिनका रूट बंजारा लोगों से, जिनको आज दूसरा एक अंग्रेजी नाम है, उसको कहते हैं जिप्सी। वो लोग ये शब्द नहीं पसंद करते। जिप्सी का मतलब है कमिंग फ्रॉम इजिप्ट। ये बोलते हैं वी आर इंडियंस, वी आर नॉट इजिप्शियंस। वाइल गोइंग फ्रॉम इंडिया टू यूरोप वी वेंट वाया इजिप्ट, क्योंकि कैरो एक हॉल्ट रहा करता था 1000 साल पहले, एक इम्पॉर्टेंट सिटी ट्रैक, तो गाड़ी ऐसे ही जाती है। तो हम लोग गए थे वहाँ, बट वी वर ओनली पासिंग थ्रू इजिप्ट। वहाँ से हम लोग गए यूरोप में, तो यूरोपियन स्टार्टेड कॉलिंग अस इजिप्शियंस, उसमें से जिप्सी शब्द आया। जैसे भारत से नंबर सिस्टम अरब गया, अरेबिया से यूरोप में गया, तो यूरोप के लोग इसको अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं, लेकिन अरेबिया में कोई इसको अरेबिक न्यूमरल नहीं कहता है। वहाँ हिंदू सा का मतलब फ्रम, तो हमको हिंदुओं ने दिया है, हिंदुओं से मिला है, इसलिए हिंदू सा। बट यूरोप के लोगों को कहाँ से मिला, तो इसलिए बोलते हैं कि अरेबिक न्यूमरल्स। अब उसी को हम रिपीट करें, ये तो हमारी अज्ञान, हमारी गलती है, इसको करेक्ट करना चाहिए। पाइथागोरस भारतीय गणित को वॉज ए मच ट्रैवल्ड पर्सन, यहाँ से वहाँ लेकर गया, इसलिए वो पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। लेकिन भारत से गया था, वो मानते हैं, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, फिर भी भारत के स्कूल में पाइथागोरस थ्योरम क्यों बताया जाता है? हम तो सच बता सकते हैं, बोधायन थ्योरम करके। खैर, ऐसे कई चीज़ों को अभी हमें ठीक करना होगा। तो जो कुछ ठीक करना है उसमें से एक है कि द पास्ट हिस्ट्री ऑफ झारखंड। यहाँ भी बहुत सारे लोगों को इसको कर्क खंड क्यों कहते हैं बहुत कम लोग जानते हैं। उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि हम इतने एडवांस कैसे थे उस समय। हमने कहा कि 7 दिन इन ए वीक, और सारी दुनिया 7 दिन ही मानती है कि हम भी 8 दिन भी था एक समय, 8 days ए वीक। वो सब निकाल कर ऑल हैव कम डाउन टू व्हाट आवर एंसेस्टर टोल्ड 7 days, सेम थिंग इज टोल्ड बाय एवरीवन। और इसका ऑरिजिन जाता है वेद में। वेद में सूर्य भगवान के सप्त आश्वान, ए पर्सन हु राइड्स ए चैरियट ऑफ 7 horses। आप सूर्यदेव के कितने भी फोटो देखेंगे उसमें 7 घोड़े होंगे, 8 नहीं होगा, वहाँ 6 नहीं होंगे, 4 नहीं होंगे, 7 घोड़े। तो सप्त आश्वान ये वेद में है, इसमें से निकला है। इसलिए दुनिया भर के लोग 7 days ए वीक अभी मान रहे हैं। फिर 1 2 3 4 5 7 8 9 के बाद हम क्या कहते हैं? एकम द्वि चतुर्श्वारी पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम दशम। फिर बाद में 10+1 एकदशी, 10+2 द्वादशी, इसको कहते हैं डेसिमल सिस्टम। 10 के बाद आप ये सारी दुनिया ने एक्सेप्ट किया, डेसिमल सिस्टम हैज गॉन फ्रॉम हियर। तो नाउ दे हैव एक्सेप्टेड, हम लोग एक्सेप्ट बताते नहीं हैं अपने बच्चों को। तो वैसे दूसरा एक इधर दिखता है कि नियरली 1000 years बिफोर जैनिज्म में बहुत बड़े बड़े तीर्थंकर होकर गए, कुल 24 तीर्थंकर होकर गए। उनमें से 20 तीर्थंकर निर्वाण मोक्ष के लिए झारखंड को क्यों आते थे? What is so great about Jharkhand that at the end of their journey, यानी अभी इनका पुनर्जन्म होने वाला नहीं, इतने उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, तो ज्ञान प्राप्ति के उच्च शिखर पर वो झारखंड में आके गए। नॉट 1 और 2 तीर्थंकर, 20 out of 24। ऐसे ही कुछ नहीं होगा। तो व्हाट इज दैट, ये मुझे नहीं मालूम, ढूंढना पड़ेगा। ये प्रश्न मैं लेकर घूम रहा हूँ। दूसरा एक, भगवान बुद्ध घूमते घूमते झारखंड में आए, यहाँ मेडिटेशन करते रहे, बाद में यहाँ से वो बोध गया गए। तब उनका नाम दुनिया ने पहचान लिया कि सिद्धार्थ से हटकर वो भगवान बुद्ध बने। तो एक हॉल्ट यहाँ था, जस्ट 1 step फ्रॉम भगवान बिकमिंग भगवान बुद्ध। तो सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बनाने में हमारा भी कोई श्रेय है। ये कोई एक्सीडेंटल नहीं हो सकता है, कुछ तो रहा होगा। ये मिसिंग चैप्टर्स इन आवर नॉलेज सिस्टम।
दूसरा हम कहते हैं कि अभी तो हम G20 बनाने वाले हैं, उसका स्लोगन भी है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये सब कब संभव होगा? जब लोगों में फ्रीडम होगा, लोगों में डेमोक्रेसी होगा। तो डेमोक्रेसी का बर्थ प्लेस कौन सा है? छोटा बच्चा बताता है ग्रीस, यूरोप के लोग बोलेंगे ग्रीस, लेकिन ग्रीस में कब? समथिंग लाइक 3rd सेंचुरी 4th सेंचुरी BC, क्योंकि पहले तो अलेक्जेंडर राज्य करता था, तो आगे पीछे कहीं हुआ होगा, सब फेक है। महाजनपद हिस्टोरिकली 16 जगह पर, बिहार और झारखंड इसके आजू बाजू में 16 स्थानों पर महाजनपद था, उससे भी ज़्यादा रहा होगा। ये सब वेद से निकलता है, महाजनपद, इसे सभा, ये सब शब्द वेद में भी है, ऋग्वेद में है। इतनी प्राचीन हमारी एक परंपरा है। वी हैड डेमोक्रेसी हियर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वर देयर। और आप तमिलनाडु में जाओगे तो वहाँ उत्तरमेरूर करके एक जगह है, और वहाँ के शिला में भी हाउ ग्राम पंचायत में इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड, तो उसमें से ही TN सेशन ने बहुत सारी चीज़ों को लेकर हमारे पद्धति में इलेक्शन सिस्टम में लाया है। वहाँ के सिस्टम आज के सिस्टम से भी ज़्यादा डेवलप्ड था, उसको क्रमशः कभी न कभी लाएंगे। हाउ टू कॉल बैक द इलेक्टेड लीडर, जैसे अभी एक बार हुआ है राहुल गांधी को कॉल बैक थ्रू सुप्रीम, ये सब नियम उत्तरमेरू तमिलनाडु में लिखा है। इसका मतलब है कि वी हैड वेरी स्ट्रॉन्ग रिपब्लिक ऑर्डर ऑल ओवर द कंट्री। इसके बारे में तो वी शुड बी माइटली प्राउड। झारखंड में भी कितने यहाँ राज्य थे, इसका राजा थे, इसका कोई डाउट नहीं है। तमिलनाडु में चोल राज्य था, लेकिन फिर आप बोलेंगे कि रिपब्लिक कहाँ था? तो चोल राज्य इज ओनली फॉर मेंटेनिंग टू स्टॉप एक्सटर्नल अग्रेशन, टू फॉर टेकिंग ट्रेड टू एक्सटर्नल कंट्रीज। तो राजा का इंटरफियरेंस लिमिटेड स्कोप में होता था। बाकी गांव-गांव में जो इलेक्शन होते हैं वो सब विदाउट द इंटरफियरेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सब जनपद थे, डेमोक्रेटिक सिस्टम था। भारत में अनेक जो अशोका में भी रूलर इन वन प्लेस एंड ही विल जस्ट टेक केयर ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। बाकी सारे नियम वहाँ के जो है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज़ करती थी, इंक्लूडिंग झारखंड। इसके ऊपर रिसर्च करने वाले लोग हमको चाहिए, तब हम दुनिया को बता सकते हैं वी आर ए क्लास बाय आवरसेल्व्स। वैसे ही हम देखते हैं कि यहाँ जैसे भगवान बुद्ध भी यहाँ आकर गए, और फिर तीर्थंकर भी यहाँ आकर गए, वैसे और कौन कौन से महापुरुष यहाँ आकर गए ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अभी हम मॉडर्न एज पे आते हैं, तो यहाँ शमी मुर्मू करके एक महिला का बारे में मैं पढ़ रहा था। एक वन लेडी आर्मी आज भी है वो, उसने हजारों नहीं 1 लाख पेड़ उगाए हैं। अनबिलीवेबल। ऐसे लोगों का नाम दुनिया में क्यों नहीं आता है? और एनवायरनमेंट ये वो सब चर्चा दुनिया में हो रही है, दीज आर द नेम्स टू बी प्रोजेक्टेड, क्यों नहीं आए? हम फ्रीडम की बात करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा, ही फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ नॉट ओनली झारखंड बट ऑल्सो फॉर इंडिया। वैसे ही एक अल्बर्ट एक्का, ही फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ बांग्लादेश, और 1971 वार में वो उसने क्या किया, इतनी बड़ी एक सैक्रिफाइस, उसको परमवीर चक्र मिला। लेकिन क्या बांग्लादेश में उसके लिए एक स्टैच्यू है? क्या वहाँ की यूनिवर्सिटी में कहीं उसके नाम पर कोई कोर्स है, उसके लिए एक चेयर है? ये कौन करेगा? ये हमने करना चाहिए, क्योंकि अल्बर्ट एक्का हमारा आदमी है। तो ऐसे हमने कुछ नए विषयों के बारे में सोचना चाहिए। और आज मैं ये कह सकता हूँ, वर्ल्ड इज़ मोर कंड्यूसिव टू लिसन टू फैक्ट्स एंड फिगर्स। आप लॉजिकली लोगों को समझाएंगे तो बांग्लादेश भी मान जाएगी। ऐसे एक नए युग में हम आए हैं, मेरा अपना अनुभव बताता।
जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था, वहाँ रेडियो सिडनी ने यह अनाउंस किया कि 100 साल पहले रेडियो का आविष्कार हुआ था। इसको करने वाले साइंटिस्ट का नाम है मार्कोनी। इसलिए हम मार्कोनी के जीवन से रोज़ कुछ कहानी बताएंगे। तो रोज़ ये बता रहे थे कि मार्कोनी इज़ द फाउंडर ऑफ रेडियो, इन्वेंटर ऑफ रेडियो। तो हमारे मित्र ने पत्र लिखा कि नो सर, द रियल इन्वेंटर इज डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस। तो उन्होंने उत्तर लिखा, हो सकता है यू मे बी राइट, हमारे पास जो जानकारी है उसमें मार्कोनी का नाम है। अगर आप कहते हो तो जगदीश चंद्र बोस है, हमें प्रूफ दे दीजिए। फेयर इनफ, उनका उत्तर भी सही है। तो हम में से लोगों ने बैठकर सोचने लगे कि इसका कैसे प्रूफ ढूंढना। तो मैंने बताया कि रोज़ 1 घंटा कोई समय देगा तो निकल जाएगा। तो एक ने बताया कि मैं 7 दिन 1 घंटे देने के लिए तैयार हूँ। 7 दिन में मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं। दूसरे ने कहा मैं 1 महीने के लिए दूँगा, कोई गारंटी नहीं। एक ने कहा कि मैं 1 साल तक दूँगा, रोज़ 1 घंटा। दैट इज़ वेरी गुड। और नहीं मिला तो आई विल कंटिन्यू, मुझे कोई चिंता नहीं, मैं करूँगा। और उसको मालूम था कि इन द प्रोसेस योर नॉलेज बेस विल गो ऑन इंक्रीजिंग। मिले ना मिले, मिल तो मिल ही जाएगा, लेकिन एक कठोर एक प्रतिज्ञा लेकर करो। उसने करना शुरू किया। उसका नाम है दिनकर। अभी वहाँ सिडनी में वो बहुत बड़ा इंजीनियर है। रोज़ 1 घंटा, इससे 5:30 बजे घर से निकल जाता था ऑफिस में। 2000 में अच्छे इंटरनेट घर में नहीं होता था, इसलिए ऑफिस के इंटरनेट अच्छा है। तो वहाँ जाकर 7 से 8 बजे तक केवल मार्कोनी के लिए वो ईमेल भेजता रहा सबको, यूनिवर्सिटी को, वाइस चांसलर को, इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूशन है, इंजीनियर्स इंडिया को, सबको लेटर लिखता था और रिमाइंडर भेजता था। धीरे 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 10 महीने हुए, उसको मेरे पास आया। नाउ आई हैव द प्रूफ। और उसको प्रूफ कहाँ से मिला? IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। और उन्होंने उसको बताया कि द रियल इन्वेंटर इज डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस। उनके पास जो ट्रांसड्यूसर था, उनके पास जो रिसीवर था, ये सब हार्डवेयर है, और उनके पास जो डायरी था, तीनों को सोलैरी नाम का एक इटालियन ने चोरी किया। उसने ही पास्ड इट ऑन टू दिस इटालियन कॉल्ड मार्कोनी। मार्कोनी वेंट ऑल द वे टू कनाडा। वहाँ से उसने यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ जगदीश चंद्र बोस, ही पेटेंटेड इट इन हिज नेम। दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट examples of plagiarism in modern science. We are ashamed of that Italian. ये सारे वर्बैटिम शब्द प्रयोग IEEE का है। ये लेटर उठाकर हमने सिडनी को दिया। रेडियो सिडनी ने रोज अनाउंस किया द रियल फादर इज डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस। सो वी आर नाउ नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट मार्कोनी एनी मोर। ये एक मॉडर्न वर्ल्ड का एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। इफ यू कम विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, पीपल आर रेडी टू एक्सेप्ट। तो अल्बर्ट एक्का का एक स्थान कैसे हो सकता है इन अनदर यूनिवर्सिटी अक्रॉस द बॉर्डर, ये भी अपना एक विषय होना चाहिए था। फिर इन दिनों में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग होंगे इस यूनिवर्सिटी जिनके नाम पर है, विनोद बिहारी महातो, ये भी सामान्य व्यक्ति नहीं थे। और इनका जो स्लोगन था, पढ़ो और लड़ो, मैं समझता हूँ कि यह स्लोगन आने वाले और 50 साल के लिए लागू रहेगा। If it was true 50 years before, it is true today also and another 50 years। तो हम लोगों को पढ़ने के लिए यही चीज़ से मोटिवेट करना चाहिए, पढ़ो और लड़ो। लड़ो, विषमता, आपके चैलेंजेस बदलते रहेंगे। वी हैव टू कंटिन्यू दैट स्ट्रगल to bring justice to the people, to bring equality, equanimity, to bring self-respect among the people। तो इसके लिए तो जो करना है करना चाहिए। तो वैसे ये एक एग्जाम्पल है। आज के तारीख में एक और एग्जाम्पल, इसमें एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो मुझे बताया कि रांची में एक डॉक्टर है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वो केवल 5 रुपये में कोई भी पेशेंट आएगा तो उसको मदद करते हैं। आप में से कितने लोग जानते हैं उनका नाम? अरे वाह, किसी ने उनका सेवा का अनुभव लिया है? थैंक यू मैम, थैंक यू सिस्टर, बहुत अच्छा।
ऐसे भी लोग होते हैं, दीज आर ऑल दे आर द प्राइड ऑफ आवर स्टेट। ऐसे लोगों को रिकग्निशन कैसे मिलेगा? यूनिवर्सिटीज आर मेंट फॉर ब्रिंगिंग सर्चिंग फॉर टैलेंट अराउंड द स्टेट, और उनको एक रिकग्निशन दिलाना चाहिए। एक होता है जो लोग परिश्रम करके पेपर प्रेजेंट करते हैं, उसमें कुछ नई बातें लाते हैं, इसके लिए उनको हम पीएचडी देते हैं। लेकिन इनके बारे में भी कोई सोचने वाला चाहिए, कोई यूनिवर्सिटी चाहिए, इनके लिए भी कुछ रिकग्निशन कैसे कर सकते हैं। केवल सेंट्रल गवर्नमेंट से पद्मश्री मिले ऐसा नहीं, यूनिवर्सिटी कैन थिंक ऑफ कि ऐसे लोगों का हम कैसे कर सकते हैं। और आप जिस गति से भारत आगे बढ़ रहा है उसके 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ, बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कशन रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके पहले तो झारखंड के 2-3 एग्जाम्पल जो मेरे ध्यान में अभी आते हैं बताता हूँ। 1928 में भारत पहले बार हॉकी खेलने के लिए एम्स्टर्डम गया। आप जानते होंगे वो था ओलंपिक्स। कौन था कैप्टन? उसका कैप्टन झारखंड का था, नहीं ध्यानचंद नहीं, जयपाल सिंह मुंडा, यहाँ का एक ट्राइबल, यहाँ का एक वनबंधु, और वो हमारा कैप्टन। और वो भी ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा वगैरह सब बना है उसके फाउंडर में से वो भी एक है। ये झारखंड एक अलग स्टेट होना चाहिए, 1930s में उसने आवाज़ उठाया था। तो ये व्यक्ति 1928 में हमारा हॉकी टीम गया। जरा देखिए, ये लोग पहले बार भारत के बाहर जा रहे हैं ओलंपिक्स में हॉकी खेलने के लिए। उस समय इन्होंने क्या सोचा कि एक बार ट्रायल मैच खेलना चाहिए इंग्लैंड में जाकर। तो फ्रेंडली मैचेस अपना इंडियन टीम वर्सेस इंग्लैंड के टीम 6 मैचेस खेली। All the 6 matches, England was defeated. Indians won all the 6 friendly matches. मालूम है इसका क्या परिणाम हुआ? कुछ दिनों में ओलंपिक शुरू होने वाला है एम्स्टर्डम में। इंग्लैंड ने एक भी टीम हॉकी खेलने के लिए ओलंपिक्स में भेजा नहीं। वहाँ जाकर जिनके ऊपर हम राज्य कर रहे हैं वो भारत के साथ हम लोग हार जाएंगे, उससे अच्छा है ओलंपिक्स में भाग न ले। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन टीम एंड इट वॉज लेड बाय ए पर्सन फ्रॉम झारखंड। तो उन्होंने झारखंड मुक्ति के लिए बहुत, आज अगर झारखंड स्टेट अलग बना है तो उसके पीछे उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा एक इंस्पायरिंग स्टोरी बताता हूँ। आज आप दुनिया में किसी भी स्पोर्ट्स लवर को हु इज द बेस्ट क्रिकेट कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट पूछेंगे तो एक उत्तर आता है, महेंद्र सिंह धोनी। वाई पीपल लाइक हिम? वो अच्छा बैट्समैन था, वो अच्छा फील्डर भी था। रनिंग में जिसका नाम लेते हैं, वो जो एक अफ्रीकन है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड रखा है, हुसैन बोल्ट, उससे भी तेज़ी से ये दौड़ के स्टंपिंग कर सकता है। ये बांग्लादेश वाले जानते हैं कि लास्ट ओवर में कैसे उसको रन आउट किया, स्टंप आउट किया। तो स्टंपिंग में इतने तेज़ी से कोई नहीं कर सकता, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में करता है। तो ये जो महेंद्र सिंह धोनी, लोग ऐसे बताते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड उसका 100 मीटर्स का 9.9 सेकेंड्स है, तो 9 सेकेंड्स में धोनी स्टंपिंग आउट कर देता है। ये सब बताने के लिए, बट पीपल रेस्पेक्ट हिम फॉर वन मोर रीज़न। इन दिनों में DRS चलता था ना, यू हैव टू गो टू दी थर्ड एम्पायर टू फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग, उसको DRS कहते थे। वो बोलते धोनी रिप्ले सिस्टम करके बोलते। डकवर्थ को लोग भूल जाते हैं, धोनी का ही नाम लेते हैं। धोनी एक बार मैच खेल रहा था, ही वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, और मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में चल रहा था। जस्ट द लास्ट ओवर, लंच के पहले, द लास्ट बॉल लंच के पहले, बॉलर ने बॉलिंग डाला
और आयन बेल ने उसको शॉट मारा और इसने 1 रन क्रॉस किया और फिर दूसरे रन के लिए दौड़ा। इतने में स्टंप आउट हो गया, अंपायर ने उसे आउट दे दिया, बेल्स निकाला, लंच टाइम हो गया। धोनी ने देखा कि आयन बेल दूसरा रन निकालना है तो दूसरे ओर दौड़ेगा, तो वहाँ नहीं दौड़ रहा था, वो इस तरफ दौड़ रहा था, सामने मैच है, इधर नहीं जा रहा था, वो लंच के लिए उधर जा रहा था। तब उसने अंपायर से कहा कि वी टेक बैक आवर अपील। क्यों? कि ही वॉज नॉट ट्राइंग फॉर अनदर रन, ही वॉज जस्ट गोइंग टू, उसको मालूम था कि आखिरी बॉल है बिफोर लंच, इसलिए लंच हो गया, 1 रन हो गया और वो वापस जा रहा था। छोटी सी गलती है, सो वी टेक बैक आवर अपील। अब लंच के बाद उधर डिक्लेयर कर दिया था ही इज आउट, 4 विकेट्स डाउन, द 5th मैन, दूसरा कोई अभी प्लेयर आएगा करके सब लोग देख रहे हैं। तो थोड़ी देर में आयन बेल आ रहा है बैटिंग करने के लिए, तो पब्लिक में हलचल, हाउ इज दैट ही इज कमिंग, हाउ इज दैट ही इज कमिंग, क्योंकि बिहाइंड द सीन महेंद्र सिंह धोनी ने एम्पायर से क्या बात किया लोगों को मालूम नहीं था, तो कमेंटेटर को भी मालूम नहीं था। बाद में उनको क्लैरिफिकेशन दिया था, दिस इज द टाइप ऑफ कैप्टन, दिस इज कॉल्ड जेंटलमैन्स क्रिकेट, दिस इज कॉल्ड इंडिया, दिस कैन हैपन ओनली इन इंडिया। ऐसे मेरे पास स्पोर्ट्स में भी और भी बहुत सारे उदाहरण है, समय मिलेगा तो डिस्कस करेंगे। सम ऑफ आवर गर्ल्स दे हैव शोन सच ग्रेट एग्जाम्पल्स बिफोर द वर्ल्ड, बाद में कभी बात करें। ये है अभी भारत कहाँ से कहाँ जा रहा है, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर झारखंड, ये भी सोचना चाहिए। जब इंडिया स्वतंत्र हुआ 1947, इट वॉज अमंग द मोस्ट इलिटरेट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, 14% एजुकेशन, अमंग द पुअर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ये सब चलता था। It took nearly 65 years for India to reach $1 trillion economy, GDP. लेकिन अब 75 years हो गए। Within this last 10 years, कितने तेजी से हम लीप फॉरवर्ड गए हैं। From 1 trillion we have become $3.8 trillion economy. Not an ordinary thing. For a vast majority, that is 1.3 बिलियन, 130 करोड़ जनता का साथ में लेते हुए इतना बड़ा प्रगति करना, यूनाइटेड नेशन में सोचना चाहिए। आज इंडिया आर्थिक बल में बहुत आगे निकल गया है, संख्या में और चाइना से भी आगे निकल गया है, और सच ए कंट्री डज नॉट हैव ए प्लेस इन सिक्योरिटी काउंसिल। ये तो उनके लिए शर्म की बात है, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जब इधर तक आए तो हम आगे भी निकल जाएंगे, और एक समय आएगा अगर यूनाइटेड नेशन अपने आप को नहीं बदलता है, हम एक नया यूनाइटेड नेशन क्रिएट करेंगे और यहाँ कोई मुड़ के भी नहीं देखेगा, ये भी हो सकता है। अब यहाँ फिर से आते हैं, 7 साल के पहले भारत जीडीपी नॉमिनल में 10वें आंकड़े पे था। 7 साल के अंदर 5वें स्थान पर हम आ गए। 5 देशों को हमने पीछे कर दिया, उनसे आगे हम निकल गए। वो 5 देश कौन से हैं? इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, ब्राज़ील, रशिया। ये इतना कारण काफ़ी है। फ्रांस और इंग्लैंड ने आपके ऊपर 200 साल राज्य किया, आज आपके इकोनॉमी इनसे भी आगे निकल गई है। उनको आपके ऊपर जलन होगा कि नहीं होगा, सोचिए आप। फिर अब हमारे आगे केवल 4 देश हैं। हमारे आगे कौन है? 1 नंबर, चौथे नंबर पे है वेस्ट जर्मनी, तीसरे नंबर पे है जापान, दूसरे नंबर पे है चाइना, पहले नंबर पे है अमेरिका। ये नॉमिनल जीडीपी पे अगर हम पीपीपी, परचेज पावर पैरिटी रखेंगे तो वे आर ऑलरेडी इन 3rd पोजीशन। अमेरिका चाइना के बाद इंडिया आता है, अमेरिका भी 2nd नंबर पे, चाइना 1 नंबर पे, ऐसा बताते हैं, सब फेक न्यूज़ है। अमेरिका, चाइना, इंडिया। लेकिन हम ज़रा पीपीपी से छोड़ देते हैं, विल गो बाय नॉमिनल। नॉमिनल में वी आर इन 5th प्लेस। 1 साल के अंदर वेस्ट जर्मनी से आगे हम निकलने वाले हैं।
वेस्ट जर्मनी ने भारत को क्रिटिसाइज करते हुए एक कार्टून निकाला था अभी अप्रैल महीने में। जब भारत की जनसंख्या चाइना से ज़्यादा हो गई तो उन्होंने दो गाड़ी दिखाई। एक गाड़ी चाइना का सुपर फास्ट जाने वाला बहुत सुंदर दिखने वाला एक रेलवे गाड़ी, और आपको मैं ये भी बताता हूँ कि चाइना के जो कुछ रैपिड रेलवे सिस्टम है कोलैप्स हो रही है, ये भी ज़रा जाके देख लेना। जिसको तुमने चित्र में बहुत सुंदर दिखाया वो अब कोलैप्स हो रही है। दूसरा, भारत का ट्रेन, इसमें इतनी सारी भीड़ गर्दी ये वो सब बनाकर नीचे लिखा है कि क्वांटिटी डज नॉट मैटर, व्हाट यू शुड हैव इज क्वालिटी। जिस क्वालिटी की तारीफ कर रहे हो, चाइना का रियल एस्टेट कोलैप्स हो गया, वहाँ के प्रोडक्शन कोलैप्स हो रहा है। सारी दुनिया ने पैंडमिक में बात ध्यान में आया कि सारी दुनिया में जो पैंडमिक आया है वो वुहान से आया है, और चाइना ने किसी से माफ़ी नहीं मांगा है। तो जापान ने $2 अरब वहाँ के लोगों को देकर बताया जितने भी फैक्ट्री है चाइना से बाहर निकालो। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बताया कि यहाँ के सुपरमार्केट में एक भी चाइनीज़ आइटम नहीं दिखना चाहिए, भले ज़्यादा पैसा देना हो जाए, इंडोनेशिया में जाओ, वियतनाम में जाओ, इंडिया में जाओ, चाइना का माल नहीं चाहिए। चाइना का एजिंग पॉपुलेशन भी है, चाइना में डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है, बहुत दिन तक जी जिनपिंग का राज्य नहीं चलेगा। और चाइना जितने भी आंकड़े देता है हमारे देश में, ये है वो है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तुम्हारे फेक न्यूज़ सबको बस्ट कर देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आप किसी देश का जीडीपी इंडिपेंडेंटली आप तय कर सकते हो। तो चाइना का जीडीपी निकालने के लिए उन्होंने क्या किया कि रात में कितने स्ट्रीट लाइट्स जल रहे हैं, इससे पता चल जाता है कौन सा देश आगे है, कौन सा देश पीछे है। तो रात में तब जलाओगे जब तुम्हारे पास पैसा है, वेल्थ है, तभी तो रात में स्ट्रीट लाइट जलेंगे। मैं हांगकांग से आया, हांगकांग में रात को 2 बजे भी गैसलिंग लाइट चलते रहता है, सारे होटल में बड़े बड़े लाइट चलते हैं। क्यों? कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, व्यापार चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। इट्स द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ दिन नहीं है, वहाँ रात नहीं है। बिकॉज दे हैव टू वर्क विद जापान, दे हैव टू वर्क विद अफ्रीका, दे हैव टू वर्क विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हर समय उनका घड़ी किसी न किसी एक देश को दर जाता है, इसलिए वहाँ 24 आवर्स काम, लोग जाते रहते हैं, आते रहते हैं। तो लाइट, स्ट्रीट लाइट चलते रहता है, दैट इज द वेल्थ ऑफ द कंट्री। दूसरा है कि हाउ मेनी कार्स आर रनिंग ऑन द स्ट्रीट, यह भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप कैलकुलेट कर सकते हो। वरना एक ही गाड़ी इधर से उधर जा रही है तो हम 2 बार कैलकुलेट कर देंगे, लेकिन ये एक ही बार कैलकुलेट करें। ये सब देखने के बाद उनको पता चला कि चाइना का रियल इकोनॉमी जापान से थोड़ा आगे है। अब भारत जिस हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ भारत का है, तो भारत बहुत जल्दी ही वेस्ट जर्मनी से आगे निकलेगा, विल बिकम 4th इन द वर्ल्ड। जापान से आगे निकलने के लिए 5 साल लगेंगे, तो विल बिकम 3rd इन द वर्ल्ड। चाइना से आगे निकलने के लिए और 4-5 साल लगेंगे, 10 साल के अंदर भारत 2nd आ जाएगा। लेकिन एक याद रखना, जब भारत दूसरे नंबर पे आएगा, 1 नंबर पे अमेरिका होगा, तो क्या वेस्टर्न पावर इसको सहन करेगी? क्या वो आपसे दोस्ती रखना पसंद करेंगे? सारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे हाथ में है। अगर हम वहाँ तक जाते हैं 2nd नंबर पे 10 साल में, और हम चाहे न चाहे जाने वाले हैं, हमने सोचना है कि झारखंड क्या करने वाला है। आपको किसी भी स्थान पे ऊपर जाने के लिए 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक है कि आपके पास साइंटिफिक प्रोग्रेस बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप 1 नंबर। आज अमेरिका 1 नंबर पे क्यों आया है? तो बहुत सारे संस्थाएं वहाँ जो है रिसर्च ओरिएंटेड है। हमारी संस्थाएं एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड रिसर्च हो रहा है क्या, कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो आधा करके छोड़ देते हैं, और फिर इस रिसर्च को अमेरिका वाले खरीद लेते हैं और वहाँ प्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो तुम्हारा नुकसान है। आप प्रोडक्शन तक ले जाने वाला रिसर्च करना पड़ेगा। हम बोलते हैं कि हमने तो लोगों को बोला जिसको लेना है ले लो, जिसको लेना है ले लो, जिसको लेना है ले लो। मेरे बच्चे को तो कौन संभालेगा? मेरे बच्चे को मैं संभाल सकता हूँ, अच्छी तरह संभाल सकता हूँ। ऐसे कुछ सोचना चाहिए कि हम उसको प्रॉफिट मेकिंग कैसे बना सकते हैं। प्रॉफिट मेकिंग हम बनाएं, हमारे पास वो सब क्षमता है।
और फिर स्किल डेवलपमेंट चाहिए। स्किल डेवलपमेंट में हम डिजिटल टेक्नोलॉजी में पहुंच गए हैं। अब दुनिया डिजिटल छोड़ नहीं सकती है, डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है फॉर एवर। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका डिमांड बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा दुनिया भर में। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स समझने वाले कारीगर, ये हमें दुनिया के लिए बना सकते हैं, उतनी ताकत यहाँ है। भारत सरकार ने आने वाले 5-10 साल के अंदर बहुत सारे फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, क्योंकि सारे दुनिया के पर्यटक यहाँ आते हैं। इतना सुंदरता हमारे प्रांत में है, झारखंड में है। तो जहाँ वाटरफॉल्स है, वहाँ जो पहाड़ है, वहाँ सब जाने के लिए वहाँ वो लोग एक जिसको स्काई वॉक कहते हैं, ये बनाने वाले हैं 7-8 जगह पर। इसके कारण विदेशी लोग आएंगे तो आपका आमदनी बढ़ेगा। तो विदेशी जब लोग आते हैं तो उनके लिए रिक्वायरमेंट के लिए किस प्रकार के स्किल्ड पीपल को तैयार करना चाहिए, वहाँ के लिए गाइड चाहिए, ये सब यूनिवर्सिटी तैयार करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म कोर्स तैयार करने चाहिए। इसके लिए जहाँ जहाँ पर्यटक आएंगे वहाँ उनके रुचि के अनुसार खाना, उनके रुचि के अनुसार होटल, उनके रुचि के अनुसार बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए यूनिवर्सिटी अब तैयार हो जाना चाहिए। ये सब अपॉर्चुनिटीज़ है। दूसरा है बहुत बड़े बड़े फ्लाईओवर्स इस प्रांत में बनाने वाले हैं। नेशनल हाईवेज यहाँ से बंगाल के लिए, हावड़ा के लिए, यहाँ से वाराणसी के लिए, ऐसे आजू बाजू में जितने भी प्रांत है वहाँ के लिए, यहाँ से पटना के लिए नेशनल हाईवेज बना रही है। इसका मतलब है कि हमारा सारा माल इधर से उधर जाएगा, तो डिमांड बढ़ते जाएगी। इसको ध्यान में रखते हुए इन 20 ईयर्स व्हाट विल बी रिक्वायर्ड, ये ध्यान में रखते हुए अगर हम योजना बनाते हैं, उस प्रकार की लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, देन झारखंड कैन बिकम द पैराडाइज ऑफ skilled workers for not only the state, not only for Bharat, for the entire world. Whole of Africa wants India's leadership. अभी की घटना आपने देखा होगा, जब यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले दिन गए थे जापान, तो वहाँ जो बिडेन जापान के प्रेसिडेंट और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, ऐसे 4 लोग मिले थे। इसको कहते हैं क्वाड मीटिंग, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, इंडिया। उस समय जो बिडेन ने क्या कहा हमारे प्रधानमंत्री को, अरे भाई साहब आप तो अगले महीने आने वाले हो मेरे देश में, लेकिन 22,000 लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भेजा है कि नरेंद्र मोदी के साथ जो डिनर पार्टी होगी उसमें मुझे भी शामिल करो, उसके लिए जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, लेकिन हमें मत छोड़ देना। इतना बड़ा डिमांड तो आज तक किसी के लिए भी नहीं आया है, इसलिए तुम मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ दो करके जो बिडेन हमारे नरेंद्र मोदी से ऑटोग्राफ मांग रहे थे। दूसरे दिन वो पहुँचे पापा न्यू गिनिया, रात को पहुँचे तो प्रोटोकॉल, कायदा कानून सबको छोड़कर वहाँ के प्रधानमंत्री स्वयं आ गए एयरपोर्ट में, रात को आए और पहला काम उन्होंने किया तो इनका पैर छुआ। तो भारत के राजदूत ने पूछा आप किसी लोगों के पैर क्यों छूते हो, आपके यहाँ तो शेक हैंड करने की आदत है। बोले आप तो ये तो अतिथि है। तो बोले कि भारत से आया हुआ कोई भी व्यक्ति हमारे लिए अतिथि नहीं है, भारत विश्व गुरु है, वहाँ से जो आदमी आता है वह हमारे लिए गुरु समान है। ये सामान्य बात नहीं है। और ये उन्होंने 10 देशों को बुलाया था जो पैसिफिक आइलैंड के, उनके प्रधानमंत्री के बीच में उसने ये बताया। वहाँ से वे तीसरे दिन पहुँचे ऑस्ट्रेलिया, वहाँ भारत के समुदाय ने बहुत बड़ा स्वागत उनको किया था, बिना बुलाए पहुँच गए वहाँ के प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री, वहाँ के मेयर, वहाँ के हु सब लोग आ गए थे वहाँ कि हमको भी आना है। और उन्होंने बताया इतनी बड़ी सभा हमारे देश के किसी भी लीडर के लिए नहीं होता है। चुनाव के समय में भी मुझे मिलने के लिए, मुझे भाषण सुनने के लिए कोई आते नहीं इतने बड़ी संख्या में जो नरेंद्र मोदी के लिए आते हैं। इसलिए उन्होंने क्या बताया, सर यू आर दी बॉस। अंग्रेजी में बॉस का मतलब आप हमारे मालिक हो, आप हमारे मास्टर हो। कितनी बड़ी उपाधि। फिर वो अमेरिका में गए, न भूत हो न भविष्य, मालूम नहीं भविष्य में और भी कोई चमत्कार हो सकता है, लेकिन भूत नहीं। एक चमत्कार हुआ था जब स्वामी विवेकानंद गए थे, वो भी तो नरेंद्र थे।
और दूसरा अभी नरेंद्र गए हैं, एक चमत्कार, इतना भव्य स्वागत हुआ। बाद में वहाँ भारतीय समुदाय ने एक स्वागत किया उनका, और वहाँ जनगण मन गाने के लिए वहाँ की एक बहुत प्रसिद्ध गायिका आई थी। गाना गाने के बाद क्या किया उसने, मंच पे जाकर नरेंद्र मोदी के पैर छुए। सारी दुनिया भारत को विश्व गुरु के नाते देख रही है। तो एक नए दुनिया में हम हैं। भारत को कुछ लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग चाहते भी हैं। और ऐसे समय में दुनिया का नेतृत्व हमें करना है, तो दुनिया की आवश्यकताओं को भी पूरी करनी होगी। उसके स्किल डेवलपमेंट झारखंड तैयार हो सकता है। हम चाहते हैं झारखंड फिर से एक बार दुनिया के नक्शे में आ जाए। धन्यवाद। जय श्री राम। आप में से किसी को कुछ पूछना है, कुछ पूछने की जरूरत नहीं, आप कुछ बताना चाहते हो, कुछ नई बातें बताओगे तो बहुत अच्छा लगेगा।